गुड मॉर्निंग फैमिली। मेरा नाम विजय है और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे वी आर स्टडी विद टारगेट। आज का टॉपिक है स्टैटिक जीके और स्टैटिक जीके में आज हम काम कर रहे हैं डे 22 पर। मैडम ने हर एक सीरीज़ में बताया कि ये 2000 क्वेश्चन की पूरी एक सीरीज़ है जिसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को रखा गया है। इंडिया में आप किसी भी लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपको ये सीरीज़ बहुत हेल्प कर सकती है, राइट। तो आई रिक्वेस्ट टू यू कि आप किसी भी डे से स्टार्ट कर रहे हो, चाहे 22 से हो, चाहे 18 पे हो, चाहे 15 पे हो, आप डे 1 से स्टार्ट कीजिए और कंटिन्यू इसको पढ़िए। आपके कई सारे क्वेश्चन के जो आंसर है आपको इसी सीरीज़ में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट। पहला क्वेश्चन आज यहाँ पे कह रहा है कि शुष्क सेल का एनोड किस से बना होता है। जो शुष्क सेल होता है यानी कि जो हमारा बेसिकली जो आपका जो पेंसिल सेल होता है, राइट, जो हम घर में यूज़ करते हैं, उसका जो एनोड होता है वो किसके द्वारा बना होता है। तो किसका बना होता है? ग्रेफाइट का बना होता है। किसका बना होता है? ग्रेफाइट का बना होता है शुष्क सेल का एनोड। ये ग्रुप डी के लिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ पे आ सकता है, राइट। सिल्वर फाइबर क्रांति का संबंध किससे है? तो सिल्वर फाइबर क्रांति का संबंध किससे है? कपास के उत्पादन से। किससे है? कपास के उत्पादन से संबंधित है सिल्वर फाइबर क्रांति। जो क्रांति वाले क्वेश्चन है वो ग्रुप डी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जैसे पटवारी के कोई एग्जाम हो या आपका कहते हैं ग्राम सचिव का एग्जाम हो, राइट। यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट है। और अगर किसी पीसीएस लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट है। पीसीएस लेवल के अंदर भी देखा गया है कि क्रांति वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। फर्क सिर्फ इतना रहता है कि पीसीएस के अंदर ये 4 ऑप्शन में आते हैं, मतलब 4 ऑप्शन इधर होते हैं, 4 ऑप्शन इधर होते हैं, आपको मैच करना पड़ता है, यानी कि मैचिंग के ऑप्शन के अंदर आते हैं। ग्रुप डी के अंदर एक सिंगल लाइन का क्वेश्चन आएगा कि कुछ भी, कि अमृत क्रांति किसे कहते हैं, रजत क्रांति किसे कहते हैं, राइट। सिर्फ इतना ही फर्क रहता है। क्वेश्चन दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो सिल्वर फाइबर क्रांति है उसका संबंध है कपास के उत्पादन से। सिल्वर फाइबर क्रांति का संबंध किससे है? कपास के उत्पादन से संबंधित है सिल्वर फाइबर क्रांति। अमृत क्रांति का संबंध है नदी जोड़ो परियोजनाओं से। नदी जोड़ो परियोजना यानी कि जो रिवर्स है उनको जोड़ने की जो परियोजना बनाई गई है उसका संबंध है किससे? अमृत क्रांति से। रजत क्रांति का संबंध है अंडे के उत्पादन से और नीली क्रांति का संबंध है मत्स्य उत्पादन से, ठीक है। दोबारा रिपीट करते हैं। सिल्वर फाइबर क्रांति का संबंध है कपास के उत्पादन से। अमृत क्रांति का संबंध है नदी जोड़ो परियोजनाओं से संबंधित है। और रजत क्रांति का संबंध है आपका अंडे के उत्पादन से। और नीली क्रांति का जो संबंध है आपका वो मत्स्य उत्पादन यानी कि मछली के उत्पादन से संबंधित है, या इसको मछली पालन से भी कह सकते हो। आप इसको जोड़ सकते हो मछली पालन से, इन केस अगर मछली पालन लिखा होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना होता है। जो सूर्य का जो रासायनिक मिश्रण होता है उसके अंदर हाइड्रोजन की मात्रा कितनी होती है, कितने % हाइड्रोजन सूर्य के अंदर मिलता है? तो कितना है? 73.46। 73.46 को याद कर लीजिए अच्छे से, क्योंकि इसके सराउंडिंग अक्सर इसके ना इसके ऊपर या नीचे ही आपको मिलेगा। यानी कि जब आप जाओगे, आप ऑप्शन देखोगे, तो अगर वो आपको एग्जैक्ट ये नहीं मिलता 73.46, तो आपको उसके ऊपर नीचे मिलेगा, यानी कि 72 मिल जाएगा या 74 मिल जाएगा, यानी कि अराउंडिंग रहेगा। और बाकी जो ऑप्शंस हो गए वो काफ़ी ज़्यादा दूर हो गए इससे, ठीक है। तो याद रखना, जो सूर्य के रासायनिक मिश्रण के अंदर जो हाइड्रोजन का जो प्रतिशत होता है वो 73.46% होता है। और एक चीज़ और है, ये बेसिक चीज़ है, ये तो वैसे सबको पता होता है, मगर मेरे दिमाग में आया तो बता देता हूँ। जब भी डॉट लगा होता है ना, यानी कि 76 पॉइंट लगा होता है, 76.46, तो उसको ऐसे ही पढ़ते हैं। कुछ बच्चे मैंने देखे जो ऐसे पढ़ते हैं कि 73.46%। 73.46% नहीं होता है, 73.46% होगा। कितना होगा? यानी कि 73.46, यानी कि पीछे डिजिट को सिंगल सिंगल पढ़ते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे कि भारत शासन अधिनियम 1858 के अधिनियम के अंतर्गत कौन भारत के अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम वॉइसराय बने थे। यानी कि कहने का मतलब यहाँ से ये भी है, जो पहला भारत का जो वॉइसराय था वो किस अधिनियम के द्वारा बनाया गया था। तो पहला भारत का जो वॉइसराय था वो भारत शासन अधिनियम 1858 के अंतर्गत बनाया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ध्यान रखना। वहाँ ऐसे क्वेश्चन आएगा कि भारत का जो पहला वॉइसराय बनाया गया था वो कौन से अधिनियम के अंतर्गत बनाया गया था। तो भारत का जो पहला वॉइसराय बनाया गया था वो भारत शासन अधिनियम 1858 के अंतर्गत बनाया गया था।
कौन था ये थे कैनिन। कौन था? कैनिन। कैनिन जो था वो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वॉइसरॉय था। किस अधिनियम के अंतर्गत? भारत शासन अधिनियम 1858 के अंतर्गत। एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ गया, इससे हमने वो पहले वाली सीरीज में किया था, जो क्या कहते हैं, मुगल जो पद था, ठीक है, मुगल पद की जो क्या कहते हैं उसको समाप्त कर दिया गया था, उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, वो भी किस अधिनियम के अंतर्गत था? वो भी भारत शासन अधिनियम 1858 के अंतर्गत था, क्योंकि 1857 की क्रांति हुई थी और क्रांति के बाद ये अगले साल ये अधिनियम पारित हुआ था, जिसके अंदर एक तो जो भारत का जो गवर्नर जनरल था उसको क्या क्या बोला जाने लगा? भारत का वॉइसरॉय बोला जाने लगा। तो वो कौन था? कैनिन था। दूसरा, जो मुगल सम्राट था उसका जो पद था, उसकी जो पोजीशन थी, उसको क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था। उसके बाद मुगल साम्राज्य, मतलब आप कह सकते हैं कि मुगल साम्राज्य का पूरी तरह से अंत हो गया था। ठीक है। नेक्स्ट है कि लाल कांच को अधिक गर्म करने पर वह कैसा दिखाई देता है? जो लाल कलर का कांच होता है, रेड कलर का जो ग्लास होता है, अगर उसको अधिक मात्रा में गर्म करते हैं तो उसका कलर कैसा होता है? वो कैसा दिखाई देगा? तो वो हरा दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? हरा दिखाई देगा। ग्रुप डी के लिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है, ठीक है। ग्रुप डी के लिए माइट भी हो सकता है कि पीसेस में आ जाए, मगर ग्रुप डी के लिए इंपॉर्टेंट है। माजुली द्वीप भारत के किस राज्य में है? माजुली द्वीप बहुत कॉमन सा है, बहुत बारी पूछा गया है, कई सारे एग्जाम्स के ना आया है कि माजुली द्वीप भारत के किस राज्य में है। तो माजुली द्वीप कहाँ पे है? असम में है। कहाँ पे? असम में। और कहाँ पे है? असम में। ब्रह्मपुत्र नदी भी कहाँ है? ब्रह्मपुत्र नदी भी असम में है, ठीक है। जो माजुली द्वीप जो है ब्रह्मपुत्र नदी पर ही बना हुआ है। असम के बारे में अगर हम बात करते हैं तो दो तीन चीज़ें और याद करते हैं जो इम्पोर्टेंट है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य असम में है। बिहू नृत्य और नट पूजा लोक नृत्य कहाँ से संबंधित है? असम राज्य से संबंधित है। और माजुली द्वीप तो कहाँ पे है? वो असम में ही है। दोबारा करते हैं, माजुली द्वीप कहाँ पे है? भारत के किस राज्य में है? असम में है, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पे है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? असम में है। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य भी आपका असम में ही है। और बिहू नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो बिहू नृत्य भी असम से संबंधित है। नट पूजा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो नट पूजा लोक नृत्य संबंधित है आपका असम से। बिहू तो कई बार पूछा जा चुका है, माइट भी हो सकता है कि इस बार नेक्स्ट जो एग्जाम आने वाले हैं फ्यूचर के, वहां पे आपको नट पूजा पूछा जाए। तो नट पूजा लोक नृत्य कहाँ से संबंधित है? असम से संबंधित है। नेक्स्ट है कि चिल्का वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो चिल्का वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? उड़ीसा में है। कहाँ पे है? उड़ीसा में है चिल्का वन्यजीव अभ्यारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि इंसुलिन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो इंसुलिन की खोज किसके द्वारा की गई थी? फ्रेडरिक ग्रांट बेंटिक के द्वारा। किसके द्वारा? फ्रेडरिक ग्रांट बेंटिक के द्वारा की गई थी इंसुलिन की खोज। हेजे के टीके की खोज किसके द्वारा की गई थी? रॉबर्ट कोच के द्वारा की गई थी हेजे के टीके की खोज। चेचक के टीके की खोज किसके द्वारा की गई थी? एडवर्ड जेनर के द्वारा। और रेबीज के टीके का आविष्कार किसने किया था? लुई पाश्चर ने किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पीसेस में ही पूछा जा सकता है, मैंने हमेशा बोला है। और ग्रुप डी में तो कई बार पूछा जा चुका है, ग्रुप डी में तो आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, राइट। तो इंसुलिन की खोज की है फ्रेडरिक ग्रांट बेंटिंग के द्वारा। हेजे के टीके की खोज की गई है रॉबर्ट कोच के द्वारा। चैचक का टीका किसके द्वारा खोजा गया था? एडवर्ड जेनर के द्वारा। और रेबीज का टीका किसने खोजा था? लुई पाश्चर के द्वारा खोजा गया था। नेक्स्ट है कि आवर्ती का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आवर्ती का एसआई मात्रक क्या होता है? हार्ट्ज होता है। क्या होता है? हार्ट्ज होता है आवर्ती का एसआई मात्रक। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन। और दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? पास्कल, ठीक है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट आपका पीसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और ग्रुप डी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है। तो आवर्ती का एसआई मात्रक क्या होता है? हार्ट्ज होता है। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। और दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? पास्कल। नेक्स्ट है कि परमाणु की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो कौन सा वैज्ञानिक था जिसने परमाणु की खोज की थी? उनका नाम था जॉन डॉल्टन। क्या था? जॉन डॉल्टन के द्वारा परमाणु की खोज की गई थी। सौरमंडल की खोज किसके द्वारा की गई थी? कॉपर निकस के द्वारा। किसका? कॉपर निकल के द्वारा की गई थी सौरमंडल की खोज। रेडियम की खोज किसने की थी? मैडम क्यूरी ने। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, रेडियम की खोज किसने की थी? मैडम क्यूरी ने। और विटामिन ए और बी की खोज किसने की थी? मैकुलम ने। किसने? मैकुलम द्वारा खोजा गया था विटामिन ए और बी। दोबारा रिपीट करते हैं फटाफट। परमाणु की खोज के बारे में आए तो परमाणु की खोज की गई थी जॉन डॉल्टन के द्वारा। सौरमंडल की खोज की थी कॉपर निकस के द्वारा। और रेडियम की जो खोज की गई थी वो की गई थी मैडम क्यूरी के द्वारा। और विटामिन ए और बी की खोज किसने की थी? मैकुलम ने की थी। नेक्स्ट है कि हारमुज जल संधि किन दो स्थानों को आपस में अलग करती है? तो किन जगहों को आपस में अलग करती है हारमुज जल संधि? ये ओमान और ईरान को अलग करती है। किन को अलग करती है? ओमान और ईरान को आपस में अलग करती है।
पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच में है, और टॉरस जल संधि जो है ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के बीच में है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि ओमान और ईरान के बीच में कौन सी जल संधि है, तो ओमान और ईरान के बीच में हारमुज जल संधि है। कौन सी जल संधि है? हारमुज जल संधि है ओमान और ईरान के बीच में। भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जल संधि है, और ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के बीच में टॉरस जल संधि है। भारत के किस राज्य में लोनार झील स्थित है? तो कौन सा राज्य है भारत का जहाँ पे लोनार झील स्थित है? ये है महाराष्ट्र। कौन सा? महाराष्ट्र। और कहते हैं कि ये ज्वालामुखी के उद्गम से बनी हुई झील है लोनार झील। नेक्स्ट है भारत में सबसे पहले आने वाले और बाद में जाने वाले कौन थे? हाँ, ये तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले भी कई बार पूछा गया है, आपने कई बार सुना भी होगा। सबसे पहले कौन आए थे भारत में? सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। सबसे लास्ट में कौन गए थे? सबसे लास्ट में पुर्तगाली गए थे। जब लास्ट में गए थे, ये कहाँ, किस राज्य को छोड़ के गए थे? तो ये गोवा को छोड़ के गए थे। ठीक है, सबसे लास्ट में गोवा को छोड़ के गए थे। और 1961 के अंदर गोवा क्या हुआ था? आज़ाद हुआ था। क्या हुआ था? आज़ाद हुआ था 1961 के अंदर। तो 1961 के अंदर जो पुर्तगाली थे ये गोवा को छोड़ के गए थे। और एक और क्वेश्चन मेरे माइंड में आ गया है, एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होता है, राइट? वो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है? तो कौन से राज्य में लागू है? गोवा में ही लागू है यूनिफॉर्म सिविल कोड। एक क्वेश्चन और दिमाग में आ गया है कि क्वेश्चन माइट भी, अगर क्वेश्चन ऐसे आता है कि भारत में सबसे छोटी जो तटीय रेखा किसकी है, तो भारत में सबसे सबसे छोटी जो तटीय रेखा है वो भी किसकी है? गोवा की है। ठीक है, नेक्स्ट है, और पेटागोलियन मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो पेटागोलियन मरुस्थल किस देश में स्थित है? अर्जेंटीना में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? अर्जेंटीना में स्थित है पेटागोनियन मरुस्थल सारे इंपॉर्टेंट हैं, और मरुस्थल से क्वेश्चन बनते हैं। तो इस सीरीज के अंदर जितने भी मरुस्थल है पूरे वर्ल्ड वाइज, वो सारे इसके अंदर कवर किए गए हैं। ठीक है, तो पेटागोनियन जो मरुस्थल है वो कहाँ स्थित है? वो अर्जेंटीना में स्थित है। कहाँ पे? अर्जेंटीना में स्थित है पेटागोनियन मरुस्थल। नेक्स्ट है कि दैनिक केसरी जो कि मराठी भाषा में लिखा गया था, इसकी रचना किसके द्वारा की गई है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना। पीसेस में भी क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दैनिक केसरी जो मराठी भाषा में लिखा गया है उसकी रचना किसके द्वारा की गई है? या क्वेश्चन यही बन सकता है कि जो दैनिक केसरी है वो किस भाषा में लिखा गया था? तो दैनिक केसरी जो है वो मराठी भाषा में लिखा गया था। ठीक है, और इसके रचनाकार कौन है? किसके द्वारा लिखित है ये? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा रचित है दैनिक केसरी। ठीक है, कौन सी भाषा में है? ये मराठी भाषा में है। बाल गंगाधर तिलक द्वारा एक और रचना है जो पूछी जाती है, उसका नाम है मराठा। तो मराठा किसके द्वारा लिखी गई है? वो भी बाल गंगाधर जी के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है, धान का खेरा रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो धान, और एक शायद और दिमाग में बात आई शायद कि जो मराठा जो इनके द्वारा लिखी गई है बाल गंगाधर के द्वारा, वो इंग्लिश में लिखी गई है। ठीक है, अंग्रेजी में लिखी गई है, और जो दैनिक केसरी है वो मराठी में लिखी गई है। और ये दोनों की दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है पीसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ग्रुप डी में भी क्वेश्चन आ सकता है, मगर पीसेस के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन यहाँ पे कि धान का खेरा रोग किसकी कमी के कारण होता है? जो धान की जो फसल होती है उसमें कौन सा रोग पाया जाता है? खेरा रोग पाया जाता है। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि धान की फसल में कौन सा रोग पाया जाता है, तो ऑप्शन में कई सारे रोग दिए होंगे, 4 रोग दिए होंगे, जिसमें से एक रोग आपका क्या होगा? खेरा रोग होगा। तो धान की फसल में कौन सा रोग पाया जाता है? खेरा रोग पाया जाता है। किसकी कमी के कारण होता है? तो ये जिंक की कमी के कारण होता है। किसकी कमी के कारण होता है? जिंक की कमी के कारण धान की फसल के अंदर कौन सा रोग पाया जाता है? खेरा रोग पाया जाता है। नेक्स्ट है कि कौशल्या बांध किस नदी पर स्थित है? तो कौशल्या बांध कहाँ स्थित है? कौशल्या बांध कौशल्या नदी पे स्थित है। कहाँ पे है? पिंजौर में। पिंजौर कहाँ पे? हरियाणा में है। ताजियावाला बाग यमुना नदी पे है। हथनीकुंड बांध भी यमुना नदी पे है। दोनों के दोनों यमुना नगर में है, और यमुना नगर कहाँ पे है? हरियाणा में है। ओटू बांध घग्गर हकरा नदी पे है, और कहाँ पे है? सिरसा में है, और सिरसा कहाँ पे है? हरियाणा में है। तो बेसिकली हरियाणा वालों के लिए डीपली क्वेश्चन है, बाकी के लिए तो ये डीपली क्वेश्चन नहीं है। बाकी के लिए से नॉर्मल पूछा जा सकता है कि कौशल्या बांध कहाँ पे है या ताजियावाला बांध कहाँ पे है, तो ऑप्शन में हरियाणा दिया होगा। ठीक है, अगर आप हरियाणा का एग्जाम दे रहे हैं तो पर्टिकुलर आपको शहर का नाम भी दिया जा सकता है। नेक्स्ट है कि गुप्त काल में ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती थी उसे क्या कहते थे? तो बेसिकली क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो गुप्त टाइम पीरियड था, गुप्त काल का टाइम पीरियड था, उसके ना जो ऐसी भूमि होती थी जो जिससे खेती नहीं होती थी, ठीक है, जो जोतने योग्य नहीं होती थी, खेती नहीं होती थी उसके ऊपर, उसको क्या कहते थे? उसको कहते थे सील। क्या कहते थे? सील कहते थे। तो गुप्त काल के अंदर ऐसी भूमि जो कि खेती करने योग्य नहीं होती थी, जो कि जोतने योग्य नहीं होती थी, उसको सील कहते थे।
नेक्स्ट है कि ऋग्वेद का नौवां मंडल किस देवता का उल्लेख करता है। तो ऋग्वेद का जो नौवां मंडल है वो किस देवता का उल्लेख करता है, सोम देवता का उल्लेख करता है। जो क्या कहते हैं वेद जो है, वेद काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेद से संबंधित भी सारे क्वेश्चन मैंने इसमें लिए हुए हैं। कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं और पीसेस के अंदर ज़्यादातर पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो ऋग्वेद का जो नौवां मंडल है वो किस देवता का उल्लेख करता है, तो वो करता है सोम देवता का उल्लेख करता है ऋग्वेद का नौवां मंडल। और अगर ये क्वेश्चन आता है कि ऋग्वेद के कौन से मंडल में वर्णों का वो वर्णन किया गया है, वर्ण मतलब जो कैटेगरीज है उसका वर्णन किया गया है, तो जो 10वां मंडल है उसके अंदर वर्णों का मतलब कैटेगरी का वर्णन किया गया है, उल्लेखित है, मतलब जो कैटेगरी उल्लेखित है, कैटेगरी जो लिखित रूप में जो मिलती थी वो कौन से उसमें मिलती है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि किस विटामिन की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। तो बेरी बेरी रोग किसकी कमी के कारण होता है, B1 की कमी के कारण होता है। कौन सी, किसके कारण, B1 की कमी के कारण होता है। और B1 का जो रसायन नाम होता है उसको कहते हैं थाइमीन। क्या कहते हैं, थाइमीन। इन केस अगर आपको B1 नहीं दिया होगा तो थाइमीन दिया होगा, तो देखना पड़ेगा कि ऑप्शन में कैसे दिया हुआ है। तो किसकी कमी के कारण बेरी बेरी रोग होता है, थाइमीन की कमी के कारण होता है। और थाइमीन किसका रसायन नाम है, थाइमीन B1 का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट है कि पृथ्वी की अपनी कक्ष में गति किस दिशा में होती है। मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि जो पृथ्वी की जो गति होती है अपने कक्ष के अंदर वो किस दिशा में होती है, कौन सी डायरेक्शन के अंदर होती है। तो कौन से होती है, पश्चिम से पूर्व की तरफ होती है। कहाँ से होती है, पश्चिम से पूर्व की तरफ होती है पृथ्वी की क्या कहते हैं अपने अक्ष पर गति, ठीक है। और मैंने दो ऐसे ग्रह बताए थे जो कि आपके क्या कहते हैं जो पूर्व से पश्चिम की तरफ घूमते हैं, ना कि उल्टी डायरेक्शन में घूमते हैं। तो शुक्र ग्रह है और आपका एक कौन सा है, एक वरुण ग्रह है। ये दोनों ग्रह जो है आपके अपनी कक्ष पे उल्टी दिशा में घूमते हैं। उल्टी मतलब वो पूर्व से पश्चिम घूमते हैं और बाकी जितने भी ग्रह हैं वो पश्चिम से पूर्व की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट, और सौरमंडल से एक क्वेश्चन दिमाग में हो रहा है। अगर क्वेश्चन आता है कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा होता है, तो बुध नहीं है, बुध सबसे पास है सूरज के, मगर सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह बुध नहीं पाया जाता। कौन सा ग्रह है, शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह होता है। क्यों, क्योंकि उसकी जो सौर उसका जो वो क्या कहते हैं आपका सराउंडिंग है, उसका वायुमंडल जो है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है। कई बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है किस कारण से जो शुक्र ग्रह है वो सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह माना जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता के कारण जो शुक्र ग्रह है वो सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह माना जाता है। कई सारे क्वेश्चन बनते हैं कि भोर का तारा किसे कहते हैं, सांझ का तारा किसे कहते हैं, किससे कहते हैं, शुक्र ग्रह को ही कहते हैं, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन और दिमाग में आ गया कि फोबस और डीमोस किसके उपग्रह है। तो फोबस और डीमोस किसके उपग्रह है, मंगल ग्रह के उपग्रह है, ठीक है। तो आप इतना ध्यान रखना कि बस जो सौरमंडल है वहां से क्वेश्चन बनता है, तो बनता तो ये बनेगा आपका कि या तो शुक्र ग्रह से बनेगा या आपका मंगल ग्रह से बनेगा, मोस्ट प्रोबेबली या शुक्र ग्रह से बनेगा या आपका मंगल ग्रह से बनेगा। तो दोनों को अच्छे से याद करके जाना। बाकी जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सौरमंडल से वो मैंने इस पूरी सीरीज के अंदर कवर कर रखे हैं। आपको कहीं और जाकर देखने की जरूरत नहीं है। मुझे पूरी सीरीज अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं, अच्छे से गो थ्रू कर लेते हैं, एक या दो बार भी पढ़ लेते हैं इस पूरी सीरीज को, तो आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है आपको बिल्कुल अच्छे से टिप्स में याद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि कुनेन के पेड़ से प्राप्त सिनकोना किस बीमारी की दवा बनाने में सहायक है। ये पीसेस लेवल का क्वेश्चन है, पीसेस में ऑलरेडी आया हुआ है कि कुनेन के पेड़ से प्राप्त जो सिनकोना होता है वो किस बीमारी की दवा बनाता है। तो किसकी बनाता है, मलेरिया की। जो मलेरिया का बुखार होता है उसकी जो दवा होती है वो किससे बनती है, कुनेन के पेड़ की जो खाल होती है उससे बनती है। जो कुनेन का जो पेड़ होता है कि जो खाल होती है ना, जो छाल सी होती है, उससे क्या प्राप्त होता है, सिनकोना प्राप्त होता है। और सिनकोना किस में सहायक है, मलेरिया के बुखार की दवा बनाने में सहायक है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, चाहे ग्रुप डी के बारे में बात करें चाहे आप पीसेस लेवल के बारे में बात करें। नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को। कब मनाया जाता है, 15 मार्च को। अभी थोड़े दिन पहले ही गया है 15 मार्च। तो 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। विश्व टीवी दिवस भी कब मनाया जाता है, 24 मार्च को। और विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। तो मार्च के अंदर ये तीनों डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पूछी जा सकती है, चाहे आप वट पीसेस लेवल के एग्जाम की बात करें चाहे आप ग्रुप डी के बारे में बात करें। पीसेस के अंदर भी दिवस वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं कई बारी, और ग्रुप डी में तो ये क्वेश्चन आ ही जाते हैं, ठीक है। तो दोनों लेवल की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये क्वेश्चन, आपको दिवस वाले क्वेश्चन जरूर करके जाने हैं, राइट। तो विश्व उपभोक्ता दिवस के बारे में बात करें तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को। 15 मार्च को मेरा जन्मदिन भी आता है, जो अभी लास्ट टाइम में भी गया है अभी कुछ दिन पहले ही, ठीक है। और विश्व टीवी दिवस कब मनाते हैं, 24 मार्च को मनाते हैं। विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाते हैं, 22 मार्च को मनाते हैं। विश्व जल संरक्षण दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है, विश्व टीवी दिवस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व टीवी दिवस 24 मार्च को और विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च को। नेक्स्ट है, या फिर ऐसे कर सकते हैं आप कि विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को आता है,
विश्व उपभोक्ता के बाद जब 22 मार्च आएगा तो जल संरक्षण दिवस हो जाएगा। उसके 2 दिन के बाद क्या हो जाएगा, टीवी विश्व टीवी दिवस हो जाएगा, यानी कि 24 मार्च को। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं, तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं, 24 दिसंबर को। कब मनाते हैं, 24 दिसंबर को। जो हमने ऊपर किया वो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस है, तो वो 15 मार्च को है, मगर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है वो 24 दिसंबर को। कब है, 24 दिसंबर को। माइट भी हो सकता है कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं, क्योंकि मोस्टली क्या होते हैं लोग जो है वो विश्व उपभोक्ता दिवस को याद करते हैं जो 15 मार्च का आता है, मगर जो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है वो आपका आता है 24 दिसंबर को। कब आता है, 24 दिसंबर को। और 24 दिसंबर के बारे में आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि 24 दिसंबर के बाद जब 25 दिसंबर आता है तो आपका सुशासन दिवस मनाया जाता है। कब मनाते हैं सुशासन दिवस, 25 दिसंबर को मनाते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की याद में। इन केस ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ग्रुप डी में आ सकता है कि जो बाबा रामदेव है उनका जन्मदिन भी कब आता है, तो बाबा रामदेव का जन्मदिन कब आता है, उनका जन्मदिन आता है 25 दिसंबर को। मगर जो बाबा रामदेव जी जो जन्मदिन से संबंधित क्वेश्चन है वो माइट भी मोस्ट प्रॉब्ली हो कि वो हरियाणा के एग्जाम के अंदर आएगा, बाकी स्टेट के एग्जाम के पूछा भी जा सकता है, नहीं भी पूछा जा सकता। क्यों, क्योंकि जो बाबा रामदेव जी जो है वो हरियाणा के महेंद्रगढ़ से संबंध रखते हैं, तो वहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, वहाँ ये पूछा जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि विश्व एड्स दिवस कब मनाते हैं, तो विश्व एड्स दिवस होता है वो 1 दिसंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं, 1 दिसंबर को मनाते हैं विश्व एड्स दिवस। नौसेना दिवस कब मनाते हैं, 4 दिसंबर को। कब मनाते हैं नौसेना दिवस, 4 दिसंबर को मनाते हैं नौसेना दिवस। और झंडा दिवस कब मनाते हैं, 7 दिसंबर को। कब मनाते हैं, 7 दिसंबर को। तो विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को, विश्व टीवी दिवस 24 मार्च को, विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च को, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाते हैं आपका 24 दिसंबर को, सुशासन दिवस मनाते हैं 25 दिसंबर को, विश्व एड्स दिवस मनाते हैं 1 दिसंबर को, नौसेना दिवस मनाते हैं 4 दिसंबर को, और झंडा दिवस कब मनाया जाता है, 7 दिसंबर को मनाते हैं झंडा दिवस। नेक्स्ट है कि गांधी जी का असहयोग आंदोलन 1920 में जो हुआ था वो किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था, तो बेसिकली जो असहयोग आंदोलन हुआ था उस टाइम पीरियड पे वायसराय कौन थे, तो कौन थे उस समय वायसराय, चेम्सफोर्ड था। कौन था, चेम्सफोर्ड था उस समय वायसराय जब असहयोग आंदोलन हुआ था। तो चेम्सफोर्ड का टाइम पीरियड भी क्या था, 1920 के अराउंड में था। ठीक है। तो जो असहयोग आंदोलन हुआ था गांधी जी का 1920 के अंदर, वो चेम्सफोर्ड के टाइम पीरियड में हुआ था। और कहा जाता था कि असहयोग आंदोलन ऐसा आंदोलन था जिसे गांधी की आंधी के नाम से भी जाना जाता है। कई सारे लोगों ने इस पर पार्टिसिपेट किया था, कई सारे लोगों ने अपनी जॉब छोड़ के इसके अंदर सहयोग दिया था। मगर चोरा चोरी की जो घटना हुई थी 1922 की, उसके अंदर क्या होता, उसकी घटना से दुखित होके उन्होंने गांधी जी ने वो आंदोलन वापस ले लिया था। और उसका परिणाम स्वरूप ये भी था कि कांग्रेस के अंदर फूट पड़ गई थी और कई सारे लोग कांग्रेस से अलग हो गए थे। ठीक, और उन्होंने अलग होकर अपनी एक अलग पार्टी भी बना ली थी। ऐसा भी कहा जाता है कि अगर असहयोग आंदोलन कंटिन्यू चलता तो माइट भी हो सकता था कि हमारा जो देश है वो उसी आंदोलन के प्रभाव से हमारा देश भी जो क्या था आज़ाद हो सकता था। मगर ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि हर बंदे की अपनी सोच है, गांधी जी की अपनी अलग सोच थी। हालांकि इस आंदोलन के लिए बहुत लोगों ने बहुत सपोर्ट किया था, चलाया गांधी जी ने था, मगर बहुत लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था। मगर गांधी जी ने जब वापस लिया तो कई सारे लोगों को ये लगा कि हमने इतना सपोर्ट भी किया है मगर, और इतना प्रभावशाली भी था, मगर वही है कि उसका रिजल्ट कुछ नहीं निकला, वो अपने आप ही दब गया। क्योंकि जब गांधी जी ने उन्होंने वापस ले लिया तो बाकी लोगों की कोई, क्योंकि लीडर होता है तो फिर बाकी लोगों की कुछ चली नहीं, और धीरे धीरे ये आंदोलन अपने आप ही समाप्त हो गया। तो इसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा लोगों में रोष था इस इसको लेके। नेक्स्ट है कि महमूद गजनवी का अंतिम भारतीय आक्रमण किसके विरुद्ध था, तो जो महमूद गजनवी था, राइट, तो उसका जो भारत में जो अंतिम आक्रमण जो किया था वो कब किया था, उसने किया था 1027 में। कब किया था, 1027 में। और किसके विरुद्ध था, ये जाटों के विरुद्ध था। तो जो अगर महमूद गजनवी के बारे में हम पढ़ते हैं तो उसके 17 बार आक्रमण किए थे भारत के अंदर, और बहुत लूटपाट की थी, बहुत सारे मंदिरों को नुकसान भी पहुंचाया था इसके अंदर। अगर इसका सबसे चर्चित जो बोला जाता है कि आक्रमण कौन सा है, तो उसका सबसे चर्चित जो आक्रमण है वो 1025 का है, जो कि सोमनाथ जो मंदिर है उस पर ऊपर का जो आक्रमण है वो बताया जाता है। कहा जाता है कि उसने उस आक्रमण से जितनी धन दौलत या संपदा लूटी थी उसने के बराबर इसने जो 16 बार जो आक्रमण किए थे, मतलब वो जो इसका जो 1025 का जो आक्रमण था वो बाकी आक्रमणों की तुलना में बराबर था। मतलब उसने 1025 के अंदर इतनी संपदा लूट के लेके गया था जितना उसने बाकी सारे आक्रमणों में लूटी थी। और पूछा जाए कि इसका लास्ट आक्रमण कौन सा, अंतिम आक्रमण कौन सा था, तो अंतिम आक्रमण इसका कौन सा था, वो 1027 का था, जो कि जाटों के विरुद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहे हैं कि भारत में नेशनल डेयरी अनुसंधान
कहाँ स्थित है? तो भारत का जो नेशनल डेयरी अनुसंधान है वो कहाँ पे है? करनाल में है। कहाँ पे? करनाल में। बहुत इंपॉर्टेंट है, सबके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, चाहे आप क्या हरियाणा की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप किसी और स्टेट की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि ये नेशनल लेवल का डेयरी अनुसंधान है, तो ये सबके लेवल सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो जो नेशनल डेयरी अनुसंधान है वो कहाँ पे है? वो करनाल में है। अगर आप कभी करनाल जाए तो आप यहाँ जा सकते हैं, काफ़ी अच्छी जगह है ये, वो बहुत ही बड़े क्षेत्र में ये फैला हुआ है और काफ़ी पीसफुल जगह है, बिल्कुल आपको अंदर बिल्कुल फॉरेस्ट जैसी फीलिंग आती है। मैं गया था एक बार बहुत टाइम पहले, तो काफ़ी अच्छी जगह का। आप कभी जो कनाल से बिलोंग करते हैं, जो इस वीडियो को सुन रहे होगे वो तो समझ पा रहे होगे, और जो कनाल से बिलोंग नहीं करते, अगर वो चाहे तो जब कभी कनाल घूमने जाए तो वो वहाँ जाके उस जगह का आनंद ले सकते हैं। और अगर बाई चांस ये क्वेश्चन आता है, मगर मोस्ट प्रॉब्ली क्वेश्चन हरियाणा के अंदर ही आएगा कि जो मनोहर लाल खट्टर जो हरियाणा का सीएम है वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, मतलब बिलोंग इन द सेंस कि वो उनका विधानसभा क्षेत्र कौन सा है, तो उनका विधानसभा क्षेत्र भी करनाल ही है। कौन सा है? करनाल भी है। कर्ण झील कहाँ पाई जाती है? कर्ण झील भी कहाँ पे है? करनाल में है। तो ये हरियाणा के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर आप दूसरे स्टेट के बारे में बात करें तो वहाँ के लिए वहाँ ये इतने डीपली क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो कि बहुत फेमस विश्वविद्यालय था अपने टाइम पीरियड के अंदर, और किसने किया थी इसकी स्थापना? इसकी स्थापना की थी कुमार गुप्त प्रथम ने। किसने की थी? कुमार गुप्त प्रथम ने। ये प्रथम द्वितीय जरूर याद करके जाया करो, कंफ्यूजन यहीं पे आकर क्रिएट होती है कि प्रथम या द्वितीय था। कुमार गुप्त तो हर ऑप्शन में लिखा होगा, प्रथम द्वितीय चौथे ऐसे लिखा होगा उसके ऊपर, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जो नालंदा विश्वविद्यालय है, नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना की गई थी वो कुमार गुप्त के द्वारा की गई थी, और कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा की गई थी, जो कि गुप्त वंश से संबंध रखते थे। और 5वीं शताब्दी में इसकी स्थापना हुई थी। कौन सी शताब्दी में हुई थी? 5वीं शताब्दी के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। कुमार गुप्त के द्वारा स्थापना हुई थी नालंदा विश्वविद्यालय की। और नालंदा विश्वविद्यालय जो है, इससे एक और दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि इसको किसके द्वारा विध्वंस कराया गया था, किसके द्वारा तोड़ा गया था? तो बख्तियार खिलजी नामक एक शख्स था, जो कि आई थिंक जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पीरियड में आया था, ठीक है। उसने क्या कहते हैं, इस जो ये विश्वविद्यालय था इसको बिल्कुल, मतलब इसको बहुत ज़्यादा क्षति हो जाती थी इसको, बिल्कुल उसने यहाँ पूरे जितने भी पुस्तकालय थे सब में आग लगा दी थी। और कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि इतिहासकार बताते हैं कि 3 महीने तक ये नालंदा विश्वविद्यालय ये जलता ही रहा था। यहाँ पे इतनी सारी पुस्तकें थी, इतनी सारी नॉलेज थी जो जल गई थी। हालांकि यही है कि इंडिया के अंदर पहले बहुत सारी चीज़ें हुआ करती थी, और मगर वही है कि टाइम पीरियड के अनुसार और इतने ज़्यादा जितने भी आक्रमण हुए हैं यहाँ पे, उस टाइम पीरियड के अंदर जितनी भी चीज़ें थी उसको बहुत ज़्यादा क्षति पहुंची, और कई सारी चीज़ें जो है वो बिल्कुल नष्ट हो चुकी है। उसके बाद जो दिल्ली सल्तनत यहाँ पे आई थी, फिर उन्होंने यहीं पर सल्तनत की थी। फिर उस समय पे क्या था, उस समय यहाँ पे कई चीज़ों का निर्माण भी हुआ है, मगर उससे पहले जो गजनी भी आया था, गौरी आए थे, तो इन्होंने यहाँ पे क्षति ही पहुँचाई है। यहाँ पे जितना नुकसान किया है, यहाँ पे धन संपदा लूटी थी, तो वो लोग लूट के यहाँ चले गए थे। मगर दिल्ली संतुलन के बाद अगर आप हिस्ट्री को पढ़ोगे, गौर से पढ़ोगे, तो आपको समझ आएगा उससे पहले जो लोग आते थे लूट के चले जाते थे। दिल्ली संतुलन के बाद क्या हुआ था, हालांकि लूटा उन लोगों ने भी था, मगर उन्होंने यहाँ पे ही राज्य किया था, यहाँ पे स्थापना की थी। तो कई सारी चीज़ें जो हिस्टोरिकल है, अगर आप दिल्ली के बारे में बात करते हैं तो कई सारी हिस्टोरिकल चीज़ें जो है उनका निर्माण भी क्या कहते हैं इसी टाइम पीरियड के अंदर करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि वाइट वेंट्स रॉन्ग पुस्तक की लेखक कौन है, किसके द्वारा लिखी गई है? वट वेंट रॉन्ग किसके द्वारा लिखी पुस्तक है? यह है किरण बेदी के द्वारा। जो किरण बेदी है, जो पहली आईपीएस ऑफिसर जिन्हें कहा जाता है, उनके द्वारा कौन सी लिखी है? वट वेंट रॉन्ग ये पुस्तक लिखी गई है किरण बेदी के द्वारा। माइट भी क्वेश्चन पीसीएस लेवल में पूछ लिया जाता है, क्योंकि पीसीएस लेवल में जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है किसी पुस्तक को लेके, तो किसी एक जो फेमस पर्सनैलिटी होती है उनसे संबंधित रहता है, तो याद करके जाना आपको, ठीक है। बुक्स सारी मैंने करा रखी है इसे पूरी सीरीज के अंदर, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप ये पूरी सीरीज अच्छे से गो थ्रू कर लेते हैं। नेक्स्ट है नुआखाई त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो नुआखाई त्योहार मनाया जाता है ओडिशा में। कहाँ मनाया जाता है? ओडिशा में मनाया जाता है नुआखाई त्योहार, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, जितने भी फेस्टिवल उनको भी कवर किया गया। और ये जो क्वेश्चन है नुआखाई त्योहार, ये पीसेस पॉइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उड़ीसा से संबंधित है तब भी इंपॉर्टेंट है, अगर आप किसी और स्टेट का पीसेस का एग्जाम दे रहे हैं तो भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नुआखाई त्योहार। इस वीडियो में इतना ही। आई होप को वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आती तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में को शेयर कीजिए, ठीक है। नहीं पसंद आती तो मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए कि क्या इशू है, क्या प्रॉब्लम है, क्या चीज़ चेंज की जाए ताकि आपको समझ आए। और देखिए, अगर मेरा पढ़ाया समझ आता है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं समझ आता तो आप किसी और का भी पढ़ाया पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप बस अपने एग्ज़ाम के फोकस कीजिए,
पढ़ाई की तरफ फोकस कीजिए। कई बार देखा गया है कि बच्चे को किसी का पढ़ाया बहुत अच्छा समझ आता है, किसी का पढ़ाया बिल्कुल समझ नहीं आता। तो आपको इस चीज़ पे कंसंट्रेट नहीं करना है कि किसका किसका पढ़ना है किसका नहीं पढ़ना है, आपको इस चीज़ पे कंसंट्रेट करना है कि आपको कितना समझ आता है। क्योंकि एग्ज़ाम में जो बच्चा सही करके आएगा और जितनी जल्दी सही करके आएगा, जॉब मिलने के चांसेस उसको ही ज़्यादा रहते हैं। एग्ज़ाम में ये भी बहुत बार देखा गया है, मैंने कई बार बोला है कि पढ़ के हर बच्चा जाता है, मगर क्या होता है कि आप ऑप्शन देख के बिल्कुल ही ब्लैंक हो जाते हैं। तो कितनी सटीकता से आप पढ़ते हैं, कितनी क्लैरिटी से उसको पढ़ते हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एग्ज़ाम में टाइम की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ऐसा नहीं कि पेपर दे दिया और आप उसको 10 घंटे के बाद दे रहे हैं, आपको पेपर 2 घंटे 1 घंटे 2 घंटे में आपको करके देना पड़ता है। तो जितनी जल्दी आप जितना सही आंसर पुट करेंगे उतने ही आपके चांसेस जॉब लगने के ज़्यादा रहते हैं, राइट। चलिए यहाँ इस वीडियो में इतना ही, और पसंद आया तो जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और जरूर शेयर करना अपने फ्रेंड्स के अंदर। और दोबारा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, किसी भी डे से स्टार्ट कराओ आपने स्टैटिक जीके, प्लीज़ डे 1 पे जाइए और डे 1 से कंटिन्यू उसको गो थ्रू कीजिए, तभी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा ये पूरा पैकेट। नहीं तो फिर आप कहीं बीच में से पढ़ेंगे तो कुछ क्वेश्चन आपको समझ आएंगे, कुछ क्वेश्चन आपको समझ नहीं आएंगे, ठीक है। तो चलिए अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। और अभी पीछे अभी होली गई है कल, आई होप आपने सब अच्छे से इंजॉय किया होगा होली को। और सेफ रहिए, घर में रहिए अच्छे से, और बाहर भी रहिए, क्योंकि कोविड दोबारा से शुरू होने के चांसेस, ऐसे बोला जा रहा है कि चाइना में लॉकडाउन लग गया है, तो एशिया में बहुत जल्दी उसका वेरिएंट फैलेगा। तो थोड़ा सा कंट्रोल रखना चीज़ों को लेके, क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा आबादी और बहुत जल्दी चीज़ें फैलती है। तो अपना भी अपने घर वालों का भी अच्छे से ख्याल रखिए। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूबल टाइम।